नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पूनम अहमद जी द्वारा लिखी गई कहानी सजा। विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। वही सुनी सुनाई बात रिया को आज पूरी तरह सच लग रही थी। आधुनिक सुशिक्षित माता पिता की इकलौती सुंदर मेधावी संतान रिया रो रो कर थक चुकी थी। अब वास्तविकता महसूस कर होश आया तो किसी तरह चैन नहीं आ रहा था। अपने माता पिता विक्रम और मालती से वह अपना सारा दुख छिपा गई थी। तन मन की सारी पीड़ा खुद अकेले सहन करने की कोशिश कर रही थी। पिछले महीने ही विक्रम को हार्ट अटैक हुआ था। रिया अब अपने माता पिता को 15 दिन पहले अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताकर दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। रात के 2 बज रहे थे। आजकल उसे नींद नहीं आ रही थी। रात भर अपने कमरे में सुबकती फुफकारती घूमती रहती। बार बार वह काला दिन याद आता जब वह संडे को अपनी बचपन की सहेली सुमन के घर एक बुक वापस करने गई थी। रिया को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसे सुमन से फ़ोन पर बात करने के बाद ही उसके घर जाना चाहिए था। पर कितनी ही बार दोनों एक दूसरे के घर ऐसे ही आती जाती रहती थी। सहारनपुर में पास की गलियों में ही दोनों के घर थे। स्कूल से कॉलेज तक का साथ चला आ रहा था। सुमन से 2 साल बड़े भाई रजत को रिया भी बचपन से भैया ही बोलती आ रही थी। उस दिन जब वह सुमन के घर गई तो दरवाज़ा रजत ने ही खोला। वह सुमन सुमन करती अंदर चली गई। उसके घर के अंदर जाते ही रजत ने मेन गेट बंद कर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। रिया ने पूछा, सुमन कहाँ है भैया? रजत उसे घूर कर देखता हुआ मुस्कुराया। सब शॉपिंग पर गए हैं, घर पर कोई नहीं है। ओह, आपने बाहर बताया नहीं, चलती हूँ फिर आऊँगी। रजत ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। चली जाना, जल्दी क्या है? रिया को करंट सा लगा। भैया, यह क्या हरकत है? यह हरकत तो मैं कई सालों से करना चाह रहा था पर मौका नहीं मिल रहा था। भैया शर्म कीजिए, ये भैया भैया मत करो, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, समझी? रिया को एहसास हो गया कि वह खतरे में है। उसने अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की तो रजत ने उसे छीनकर दूर फेंक दिया और फिर उसे जबरदस्ती उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। रिया ने बहुत हाथ पैर मारे, रोई गिड़गिड़ाई, पर रजत की हैवानियत से खुद को नहीं बचा पाई। बेड पर रोती चिल्लाती रह गई। रजत ने धूर्ततापूर्वक कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर चली जाओ। किसी से कुछ कहने की बेवकूफ़ी मत करना, वरना मैं सारा इल्जाम तुम पर ही लगा दूंगा। वैसे भी तुम इतनी मॉडर्न फैमिली से हो और हम परंपरावादी परिवार से हैं, सब जानते हैं। कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। चलो अब अपने घर जाओ। और रजत कमरे में चला गया। रिया को अपनी बर्बादी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जोर जोर से रोए जा रही थी। फिर अपने अस्त व्यस्त कपड़े संभाले और बेहद टूटे थके कदमों से अपने घर चली गई। दोपहर का समय था। विक्रम और मालती दोनों सो रहे थे। रिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर औंधे मुंह पड़ी रोती सिसकती रही। शाम हो गई। मालती उसके कमरे में आई तो वह सोई हुई होने का नाटक कर चुपचाप लेटी रही। एक कयामत सी थी जो उस पर गुजर गई थी। तन मन सब कुछ टूटा हुआ बिखरा हुआ था। रात को वह अपने मम्मी पापा के कहने पर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर उठी। थोड़ा सा खाना खाया, फिर सिर दर्द बताकर जल्दी सोने चली गई। बार बार उसका मन हो रहा था कि वह अपने मम्मी पापा को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता दे, पर डॉक्टर ने उसके पापा विक्रम को किसी भी टेंशन से दूर रहने के लिए कहा था। माँ मालती को बताती तो वे शायद पापा से छिपा ना पाएंगी। यह सोचकर रिया चुप रह गई थी। अगले दिन सुमन कॉलेज साथ चलने के लिए आई तो रिया ने खराब तबीयत का बहाना बना दिया। वह अभी कहाँ संभाल पा रही थी खुद को। रिया मन ही मन क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकार रही थी। उसे रजत की यह बात तो सच लगी थी कि समाज की दूषित सोच उसे ही अपराधी ठहरा देगी। वैसे भी उसके परिवार की आधुनिक सोच आसपास के रहने वालों को खलती थी। विक्रम और मालती दोनों एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। आंख बंद करके न किसी रीति रिवाज का पालन करते थे, न किसी धार्मिक आडंबर का उनके जीवन में कोई स्थान था। 3 लोगों का परिवार मेहनत, ईमानदारी और अच्छी सोच लेकर ही चलता था। रिया को उन्होंने बहुत नए, आधुनिक, सकारात्मक व साहसी विचारों के साथ पाला था। रिया मन ही मन खुद को तैयार कर रही थी कि वह अपने साथ हुए रेप के अपराधी को ऐसे नहीं छोड़ेगी। वह अपने हिसाब से उस अपराधी को ऐसी सजा जरूर देगी कि उसके जलते दिल को कुछ चैन आए। मगर क्या और कैसी सजा दे, यह सोच नहीं पा रही थी। कभी अपनी बेबसी पर तड़प कर रो उठती थी तो कभी अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए 100 जतन करती थी। रजत को सबक सिखाने के रात दिन उपाय सोच रही थी। कभी मन होता कि रजत को इतना मारे कि उसके हाथ पर तोड़कर रख दे, पर शरीर से कहाँ एक मजबूत जवान लड़के से निपट सकती थी। फिर अचानक इस विचार ने सिर उठाया कि क्यों नहीं निपट सकती
आजकल तो हमारे देश की लड़कियां लड़कों को पहलवानी में मात दे रही हैं। फिर पिछले दिनों देखी सुल्तान मूवी याद आ गई। वह क्यों नहीं शारीरिक रूप से इतनी मजबूत हो सकती कि अपने अपराधी को मार पीट कर अधमरा कर दे। हाँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं कोई सदियों पुरानी कमजोर लड़की नहीं कि सारी उम्र ये जहर अकेली ही पीती रहूंगी। रजत को उसके किए की सजा मैं जरूर दूंगी। यह एक फैसला किया कि हिम्मत से भर उठी। शीशे में खुद को देखा। उस दिन के बाद आज पहली बार किसी बात पर दिल से मुस्कुराई थी। उस रात बहुत दिनों बाद आराम से सोई थी। सुबह डाइनिंग टेबल पर उसे हंसते बोलते देख विक्रम और मालती भी खुश हुए। विक्रम ने कहा भी, आज बहुत दिनों बाद मेरी बच्ची खुश दिख रही है। हाँ पापा, कॉलेज के काम थे, एक प्रोजेक्ट चल रहा था। मन ही मन रिया अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर चुकी थी। पूरी प्लानिंग कर चुकी थी कि उसे अब क्या क्या करना है। उसने बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से कहा, मम्मी मुझे जिम ज्वाइन करना है। अरे क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है, इतनी स्लिम ट्रिम तो हो। हाँ स्लिम तो हूँ, पर शरीर अंदर से भी तो मजबूत होना चाहिए। और मम्मी जूडो कराटे की क्लास भी ज्वाइन करनी है। विक्रम और मालती ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। फिर विक्रम ने कहा, ठीक है, जूडो कराटे तो आजकल हर लड़की को आने ही चाहिए। ठीक है, जिम भी जाओ और जूडो कराटे भी सीख लो। अगला 1 महीना रिया सारा आराम चिंता दुख भूलकर अपनी योजना को साकार करने की कोशिश में जुटी रही। सुबह कॉलेज जाने से पहले हेल्थ क्लब जाती, प्रशिक्षित ट्रेनर की देखरेख में जिम कर एक्सरसाइज करती। शाम को जूडो कराटे की क्लास होती। शुरू में एक्सरसाइज कर कर शरीर जब टूटता, मनोबल मुस्कुराकर हाथ थाम लेता। क्लास से आकर पढ़ने बैठती। अब उस पर एक ही धुन सवार थी कि रजत को सबक सिखाना है। पर जब हिम्मत टूटने लगती, उस दुर्घटना के पल याद कर फिर उठ खड़ी होती। 2 महीने में रिया को अपने अंदर अनोखी स्फूर्ति महसूस होने लगी। अब खूब फ्रेश रहकर अपने रूटीन में व्यस्त रहती। सुमन से पहले की ही तरह मित्रवत व्यवहार कर रही थी। पर उस दिन के बाद वह सुमन के घर नहीं गई थी। एक दिन सुमन ने बताया, संडे को भैया की सगाई है, तुम जरूर आना, खूब मजा करेंगे। भैया भी खुश हैं, होने वाली भाभी बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, जरूर आऊंगी, रिया ने कहकर मन ही मन बहुत सारी बातों का हिसाब लगाया। फिर सुमन से कहा, अपने भैया का फ़ोन नंबर देना, मैं उन्हें पर्सनली भी बधाई दे देती हूँ। हाँ हाँ देती हूँ। शुक्रवार को रिया ने रजत को फ़ोन किया। रजत हैरान हुआ। रिया ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? जो हुआ सो हुआ। अब इस बात के लिए सुमन और अपनी दोस्ती में कोई बाधा खड़ी नहीं करना चाहती। हाँ तो ठीक है, मिलने की क्या ज़रूरत है। परसों आपकी सगाई है, इस बात को ख़त्म करते हुए मैं पहले आपसे मिलना चाहती हूँ। आप जानते हैं सुमन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह मुझे बार बार बुलाती है। आपकी सगाई शादी में भी उसे मेरे साथ एंजॉय करना है, तो पहले एक बार मिलने का मन है, थोड़ा सहज होने के लिए। ठीक है, कहाँ मिलना है? कंपनी गार्डन के पिछले हिस्से में, पर वहाँ तो कम ही लोग आते जाते हैं। आप डर रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, आता हूँ। तो कल शाम 6 बजे। ठीक है। रिया ने चैन की सांस ली। चलो, आने के लिए तैयार तो हुआ। मना कर देता तो इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाती। वैसे उसने सोच लिया था कि अगर मिलने के लिए ऐसे ना माना तो वह सगाई वाले दिन उसकी हरकत सबको बताने की धमकी देती। आना तो उसे पड़ता ही। रिया ने सुमन से भी फ़ोन पर बातें की। सुमन बहुत खुश थी, बोली, तुम थोड़ा पहले ही आ जाना, बहुत एंजॉय करेंगे। भैया भी आजकल बहुत अच्छे मूड में हैं। हाँ जरूर आऊँगी। शनिवार शाम को जब रिया अपनी स्कूटी से कंपनी गार्डन पहुंची तो वहां रजत पहले से ही था। उसे देखकर बेशर्मी से मुस्कुराया। मुझसे मिलने का इतना मन था तो घर आ जाती। सुमन और मम्मी पापा तो अक्सर शॉपिंग पर जाते हैं। रिया ने नफरत की आग सी महसूस की अपने मन में। फिर बोली, जो मन में था उसके लिए ऐसी ही जगह चाहिए थी। अच्छा बोलो, क्या है मन में? कहते हुए रजत ने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि रिया ने आव देखा न ताव और शुरू हो गई। कई दिनों का लावा फूट फूट कर अंग अंग से बह निकला। उसके अंदर एक बिजली सी भर गई। उसने रजत के प्राइवेट पार्ट पर जमकर एक लात मारी। रजत के मुंह से तेज चीख निकल गई। इसी बीच रिया ने रजत को नीचे पटक दिया था। वह चिल्लाया, क्या है यह, रुक, बताता हूँ तुझे अभी। मगर वह फिर कुछ बताने की स्थिति में कहाँ रहा। पिछले दिनों सीखे सारे दांव-पेच आजमा डाले रिया ने। रजत रिया का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। रिया ने उसे इतना मारा कि उसे अपनी पसलियां साफ साफ टूटती महसूस हुई। उसके चेहरे से खून बह चला था, होठ फट गए थे, चेहरे पर मार के कई निशान पड़ गए थे। वह जमीन पर पड़ा करा उठा। सॉरी रिया, माफ कर दो मुझे। उसे पीट पीट कर जब रिया थक गई तब वह रुकी। फिर अपनी चप्पल निकालकर उसके सिर पर मारी और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। विजयी कदमों से घर वापस आ गई। विक्रम और मालती शाम की सैर पर गए थे। बहुत दिनों बाद रिया के मन को आज इतनी शांति मिली कि भावनाओं के आवेश में उसकी आंखों में आंसू भी बह निकले।
इतने दिनों से शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी, जो आज रंग लाई थी। वह बहुत देर यूं ही लेटी रही, कभी खुशी से रो पड़ती तो कभी खुद पर हंस पड़ती। मालती आई, बेटी का चमकता चेहरा देखकर खुश होकर बोली, आज बहुत खुश हो? हाँ मम्मी, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, आज पूरा हो गया। वाह, गुड, कहते हुए मालती ने उसे प्यार किया। रिया फिर आराम से घर के कामों में मालती का हाथ बटाने लगी। रात को 10 बजे सुमन का फोन आया। रिया, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सगाई स्थगित करनी पड़ी। शाम को कई गुंडों ने मिलकर भैया पर हमला कर दिया। पता नहीं कौन थे। उनके हाथ और पसलियों में फ्रैक्चर है, चेहरे पर भी चोटें लगी है। भैया हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें बहुत दर्द है, कहकर सुमन सुबकने लगी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, अब रखती हूँ। सुबकते हुए सुमन ने फ़ोन रख दिया। अपने कमरे में अकेली खड़ी रिया सुनकर हंस पड़ी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद से बोली कि कई गुंडों ने मिलकर? नहीं, एक बहादुर लड़की ही काफ़ी है ऐसे इंसान से निपटने के लिए। रिया अपने कमरे में उत्साहित सी घूम रही थी। अपने किए पर खुद अपने आप को शाबाशी दे रही थी। काम भी तो ऐसा ही किया था, शाबाशी तो बनती ही थी। उम्मीद है दोस्तों, पूनम अहमद जी द्वारा लिखी गई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।